अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर। तिब्बत सेंटर कराची के करीब फायरिंग के नतीजे में मिलिट्री पुलिस के 2 अहलकार जान बहक। पहले रेंजर्स अहलकार और अब मिलिट्री पुलिस। कराची ऑपरेशन का क्या बनेगा? IMF का दिया गया हदफ पूरा ना होने के बाइस मालियाती खसारा कम करने के लिए विफाकी हुकूमत का 350 से जायद अशिया पर 40 अरब मालियत के टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में इजाफे का ऐलान। मईशत को सही समत में डालने की दावेदार नवाज हुकूमत कहां नाकाम हो रही है? और मौसमी तगय्युरात और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात अक़वाम आलम के लिए एक बड़ा खतरा। पेरिस में 14 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस में 195 ममालिक के 150 के करीब सरबराहान मुश्तरका लाहे अमल के लिए सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक। नाज़रीन, आज कराची में एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जब तिब्बत सेंटर के मिलिट्री पुलिस के 2 अहलकारों पर फायरिंग की गई। उस वक्त जब वो अपनी सरकारी गाड़ी में सवार थे, बताया गया है कि उनकी गाड़ी के सामने आकर बाकायदा तौर पर उनके ऊपर फायरिंग की गई है। हमें याद है कि आज से कुछ अरसा कबल, तकरीबन 10 रोज़ कबल, कराची में रेंजर्स के ऊपर भी इसी तरह इत्तेहाद टाउन के इलाके में फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 2 रेंजर्स अहलकार जान बहक हो गए थे। अब मिलिट्री पुलिस के इन अहलकारों पर आज जो फायरिंग की गई है, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक यहाँ से गोलियों के जो खौल मिले हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं, वैसे ही हैं जो गोलियां रेंजर्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई थीं। तो यकीनन ये एक तशवीशनाक बात इस हवाले से है कि बाकायदा तौर पर ऐलान किया जा चुका है कि कराची में जो ऑपरेशन है वो अब अगले मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें बिलखुसूस उन लोगों को पकड़ा जाना है, गिरफ्तार किया जाना है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं, पुलिस अहलकारों की किलिंग में मुलव्वस हैं, डॉक्टर्स की किलिंग में मुलव्वस हैं। और बात की जा रही है कि कराची ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाएगी। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अहलकार हैं उन पर हमलों में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है। पै दर पे ये वाक़यात हो रहे हैं। जब रेंजर्स पर यह हमला किया गया आज से 10 रोज़ कबल, तो कराची की बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसको एक साजिश से ताबीर किया। उनके नज़दीक ये एक साजिश है कराची में 5 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करने या मुलतवी करने के हवाले से। और हमने खुसूसन ये भी देखा कि रेंजर्स पर हमले के बाद रेंजर्स की कार्रवाइयों में एक शिद्दत आई, जिसके नतीजे में तकरीबन 150 के करीब गिरफ्तारियाँ की गईं। इनमें बाकायदा MQM के कारकुनान और शामिल थे और MQM ने इस पर एक बार फिर एहतजाज किया। बाकायदा कराची में रैली निकाली, जिसमें उनका नुक्ता ये था कि उनको फिर कानून से हटकर निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो ताज़ा वाक़यात हो रहे हैं कराची में दहशतगर्दी के, खुसूसन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पर, ये कराची ऑपरेशन का एक रद्द अमल है या जो कराची ऑपरेशन का अस्करी और तंजीमी पहलू है उसमें मौजूद किसी खामी की निशानदही कर रहे हैं ये वाक़यात? इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब। मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपके। सर, जैसा कि मैं अभी कह रहा था इब्तदाई में कि आज मिलिट्री पुलिस के अहलकार, इससे 10 रोज़ पहले रेंजर्स के अहलकार, तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को? ये मुल्क में और कराची में इंतशार फैलाने की साजिश है और रियासत की बुनियाद पर हमला है कि सिक्योरिटी अदारों को, इससे पहले आपको पता है कि जो ट्रैफिक के कांस्टेबल थे उनको मारा जा रहा था, पुलिस वालों पर फायरिंग होती है उनको मारा जाता है, रेंजर्स वालों पर फायरिंग होती है उनको मारा जाता है, आर्मी के जो आज वाक़या पेश है अफसोसनाक, ये तमाम इस बात को जाहिर करते हैं कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि ये काम कर रही है इंतशार फैलाने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को कोई गैर महफूज होने की फीलिंग देने के लिए। और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि रेंजर्स के खिलाफ भी वो हथियार इस्तेमाल हुए थे, आज भी वही हथियार इस्तेमाल हुए हैं, इससे पहले कोई डॉक्टर्स और दूसरों के कत्ल में भी वो इस्तेमाल हुए थे, कोई पुलिस वालों को मारने के लिए भी वो हथियार इस्तेमाल हुए थे। इसका मतलब कोई ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान में ये रियासत के ऊपर हमले कर रहा है। ठीक है जनरल साहब, अब सवाल इस वक्त बुनियादी ये है कि कराची ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक समत में जा रहा है, ये उसका रद्द अमल है, या आज का ये वाकया हमें ये बता रहा है कि जी जो कराची ऑपरेशन का अस्करी और तंजीमी पहलू है
उसमें कोई खामी है, कोई चीज ओवरलुक हो रही है। रेंजर्स ने जब उन पर हमला हुआ 10 रोज पहले तो बड़ा एक फुल स्केल सर्च ऑपरेशन बाद में शुरू किया, गिरफ्तारियां हुई, फिर आज ये वाकया हो गया। तो ये निशानदेही किस जानिब है? फिर निशानदेही तो इसी जानिब है कि ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं, और ये जाहिर है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का हिस्सा है ये। और जो रेंजर्स हैं वो तमाम शहर में फिरते हैं, और जाहिर है कि उन पर कहीं पर भी कोई लोग हमला कर सकते हैं जो इस तरह का हमला करना चाहें। वो हालांकि इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी बहुत ट्रेंड है। आप देखिए आज के वाकये में 2 गोलियां लगाई हैं और दोनों सर में मारी हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ट्रेंड लोग हैं जो ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि आर्मी के खिलाफ रिएक्शन है या लॉ एनफोर्समेंट के खिलाफ रिएक्शन है। ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला है और ये इंतशार फैलाने की साजिश है ताकि इस वक्त जो बलदाती इंतखाबात हैं उसमें रुख न डाला जाए या उसमें लोगों को डिस्करेज किया जाए या उनको पोस्टपोन कराया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में बलदाती इंतखाबात जो है अज़म के साथ वक्त पर होने चाहिए, और जहाँ ताल्लुक है फौज भी इसके पीछे लगेगी और रेंजर भी पीछे लगेंगे, पुलिस भी, इन लोगों का पता चलाने के लिए, क्योंकि ये तो सारा साल से इस किस्म के लोग जो थे अनचैलेंज ये कार्रवाइयां करते थे। तो लेकिन जरूर इनको लाया जाएगा कानून के कटहरे में, जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है जनाब साहब, अब कहा जा रहा है कि ज़र्ब-ए-अज़्म के बाद जो असल मरहला है वो होगा इंटेलिजेंस, यानी जिस पर कामयाबी का इन्हिसार है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। अभी आर्मी चीफ के टिकर्स भी चल रहे हैं टीवी के ऊपर कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कराची में जारी रखें। तो सिंध बिलउमूम और कराची में बिलखुसूस जो IBOs हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, उनकी सेहत और उनके मयार के हवाले से आपकी राय क्या है? खुसूसन जब हम ये सुनते हैं वक्तन फवक्तन के शायद सिंध हुकूमत, रेंजर्स एक सफ़े पर नहीं है। मेरे ख्याल में जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है वो एक सफ़े पर है, और सिंध हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल है इस सिलसिले में, और पुलिस, IB, MI, ISI ये इश्तराक अमल से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं। और आप रोज सुनते होंगे कि टारगेट किलर जो इतने आदमियों का टारगेट किलर वो पकड़ा गया है। उनका ताल्लुक बाज़ दफ़ा सियासी लोगों से होता है, बाज़ दफ़ा और किसी जमातों से होता है, तो ये, और बाज़ दफ़ा पुलिस मुकाबला भी हो जाता है। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू हैं, और ये इंटेलिजेंस मेरे ख्याल में पहले की निस्बत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और ज्यादा एफर्ट है, और अब इसके अंदर जाहिर है कि इस पर और मेहनत की जाएगी तो अच्छे नतीजे निकलेंगे। बाकी जो लोग पकड़े जाते हैं उनमें स्पीडी कार्रवाई में कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में थोड़ा स्लो होती है, बाज़ दफ़ा उसमें कोई रुकना रह जाता है, और प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है, जिसकी वजह से कोर्टों में केसेस बहुत तेजी से डिसाइड नहीं हो पा रहे, जो कि बहुत अहम मरहला और मसला है ये ऑपरेशन को टेररिज्म के खिलाफ कामयाब बनाने के लिए। ठीक जनाब साहब, पहले कुछ अर्सा पहले तक हम ये देख रहे थे कराची में ऐसी कोई कार्रवाई हो, वारदात हो, कोई कलअदम तंजीम एक उठ के जिम्मेदारी ले लेती थी। अब इस हवाले से निस्बतन खामोशी दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है, कोई दुश्मन तब्दील हो गया है या दुश्मन की सिर्फ हिकमत अमली बदल गई है? ये भी मुमकिन है कि जो आपने कह रहे हैं हिकमत अमली बदली हो गई है, लेकिन रियासत पे जो हमले करते हैं वो ज्यादातर जो है जो इसको ओन करते हैं, या वो ज्यादातर तालिबान जो है इस बात को ओन करते हैं। बाकी जो लोग हैं, कोई सियासी जो पार्टियों के विंग हैं या लियारी गैंग वाले हैं या अदरवाइज क्रिमिनल हैं, वो नहीं करते। और अगर दूसरे मुल्कों के यहाँ पर एजेंट पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो भी इसको ओन नहीं करेंगे, उनको हमें ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, उनके पीछे उनको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जना साहब, एक अलमिया कराची ऑपरेशन का हमें यह दिखाई देता है कि जहां शायद इसकी समत पे सवाल उठते हैं कि ये कितना अरसा जारी रहेगा, फिर किन अनासिर के खिलाफ जारी रहेगा। वहीं हमें एक ये बात महसूस होती है जैसे सिंध में जिस जमात की हुकूमत है पीपल्स पार्टी, या कराची की बड़ी सियासी जमात MQM, इनको शायद मसले के हल के तौर पर नहीं देखा जाता, मसले का हिस्सा समझा जाता है। तो ये सूरत हाल कराची ऑपरेशन के लिए कितनी नुकसानदेह है? ये नुकसानदेह तो है, क्योंकि इसके अंदर अभी कहीं कहीं पर करप्शन के डांडे मिल जाते हैं टेररिज्म से और मनी लॉन्ड्रिंग से, कि जो लोग इस तरह करते हैं तो वो इन कार्रवाइयों के अंदर ही मुलव्विस पाए जाते हैं। तो कुछ जो जमीनों पर कब्जे हुए हैं पता चला कि वो भी पैसे टेररिज्म में इस्तेमाल होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क से बाहर पैसे भेज दिया जाता है। तो इसके खिलाफ भी रेंजर्स और नैब ऑपरेशंस कर रही है। मैंने सुना है कि
40,000 एकड़ जमीन जो कोस्टल एरिया में अलॉट कर दी गई थी वो ऑर्डर रिवर्स कराए गए हैं, और वो जो ऐसे लोगों के जेब में जा रही थी उससे वापस लिया गया है। तो ये भी साथ साथ चल रहा है। ज़ाहिर है इससे लोग जो है बहुत से उनको तकलीफ पहुंचती है, लेकिन ये टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई और ये जो करप्शन इस किस्म की है, जो स्टेट की रिसोर्सेज को लोग खा के और बेच के बाहर भेज रहे हैं, तो उनके ऊपर भी, ये फाइनेंशियल टेररिज्म के ऊपर भी रेंजर्स की और नैब की काफी नजर है आजकल। इस पे काफी कार्रवाइयां शुरू हैं और जारी रहेंगी। ये रुकेगा नहीं ऑपरेशन, इसको आवाम की सपोर्ट हासिल है, और जब तक कराची ठीक नहीं होगा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा माशी हब है। इसलिए हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं और सब एक पेज पर हैं कि ये काम होना ही होना है। ठीक है जनरल साहब, मैं अगर आपसे आखिरी सवाल ये जान पाऊं कि कलअदम तंजीमें, बैरूनी हाथ या सियासी जमातों के अस्करी विंग इस वक्त कराची को किस चीज से थ्रेट है? मेरे ख्याल में इन सबसे थ्रेट है, अभी भी सबसे थ्रेट है, क्योंकि पूरी तरह ये तंजीमें जो हैं इनके अभी भी, हालांकि पंजाब में भी एक्शन हुआ है फिरका वारियत के खिलाफ, और यहाँ पर भी काफी मुकाबले हुए हैं, लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ फांसी भी चढ़े हैं, लेकिन अभी तक इसमें काफी काम होना बाकी है। और जहां तक बैरूनी एजेंटों का ताल्लुक है, जो हमारे ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पीछे भी मेरे ख्याल में कार्रवाइयां तेज करनी पड़ेंगी। मोइनुद्दीन हैदर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी तफसील से अपना तबसरा दे रहे थे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक साहब। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सर ये बताएं, कराची में पै दर पे बड़े अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, पहले रेंजर्स, अब मिलिट्री पुलिस। मुझे बताएं, कराची ऑपरेशन को लेकर रेंजर्स, सिंध हुकूमत आपके नज़दीक एक सफ़े पर है अभी भी? स्पीकर साहब, सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो हुआ, मैं इसको रवायती तौर पे कंडेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये हमला हमारी कौमी सलामती पे है। ये हमला एक आने वाले वक्त की अक्कासी कर रहा है कि टेररिस्ट क्या सोच रहे हैं, टेररिस्ट की क्या स्ट्रेटजी है। और मैंने इसीलिए हमेशा हर फोरम पे ये बात की है कि हमें एक कॉमन स्ट्रेटजी के साथ अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। जब ये मैं बात करता हूँ तो मैं सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करता हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, मैं मिलिट्री लीडरशिप की बात करता हूँ। हमने एक बहुत अच्छा मुजाहरा किया था जब सारी लीडरशिप, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी थी, और फिर 21 जो फर्स्ट जो हम लाए थे अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल, जिसमें आपने देखा कि लोगों को सजाएं भी हुई, फांसियां भी हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब एक फैसला हुआ कि एक एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान वाज नॉट डेडिकेटेड और एक्चुअली रेफर टू वन ऑफ द प्रोविंसेस, बट इट वाज अ नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें पूरे मुल्क में जो टेररिज्म है उसके खिलाफ एक एक्शन की आगे बढ़ने का प्रोग्राम था। उसमें 20 पॉइंट थे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज भी ऑन रिकॉर्ड मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके हमारे चौधरी साहब को, जो दिन रात लगा के सारे पुराने एक्सपर्ट को बुलाया। आई वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द सेम टीम, सेम कमेटी। तो वो चीज बनी, तो उसमें से वो चीजें जो इंटीरियर कर सकता कर दी। बाकी आप देखें, नेक्टा के लिए भी अभी 1 बिलियन अभी रिलीज हुआ जाके 1 साल के बाद, वो भी बहुत जोर दिया अपने मिलके। मैंने भी एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर ब्लॉक के सेक्रेटरी इंटीरियर को आए हैं 2 मीटिंग्स विद सागदार साहब, और वो आ गया। बाकी रहा आपका मदरसा अथॉरिटी जो बनी थी वो नहीं बनी। जो चीज हमारे लॉ एनफोर्सर्स को चाहिए और वो टूल्स जो कि इम्प्लीमेंट कर सकें अगेंस्ट टेररिस्ट, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। आपकी जो अमेंडमेंट आनी थी टेररिज्म एक्ट में, वो भी नहीं आई। पाकिस्तान पेनल कोड में चेंजेस आनी थी, वो नहीं आई। हेट स्पीच पे नहीं आई। मदरसा अथॉरिटी नहीं बना। तो सर ये सारी चीजें फिर जारी बात है मुंतज हो रही हैं इस तरह के वाकयात पर। जब रेंजर्स पर हमला हुआ रहमान मलिक साहब कुछ रोज पहले, तो MQM ने कहा जी ये एक साजिश है बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने की, और उन्होंने मुतालबा किया कि साजिश को बेनकाब करें रेंजर्स, वज़ीर आज़म सब। तो आपको लगता है ये कोई साजिश हो रही है बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ? मैं नहीं, देखे मेरी बात सुने, एक आप चीज करें, जब भी कोई पॉलिटिकल वैक्यूम आएगा या कोई ऐसी नेगेटिविटी किसी तरफ से आएगी, इसका फायदा टेररिस्ट उठाते हैं और अल्टीमेटली फिर क्लैश आता है। मैं समझता हूं कि रेंजर्स ने और आर्मी ने अजरब में इतनी शहादतें, इतनी हमारी जानों का नजराना उन्होंने देख के मुल्क की दोनों सरहदों पे, वेस्ट और ईस्ट पे काम कर रहे हैं। रेंजर्स के कितने लोग शहीद हुए आपके सामने हैं। मैं समझता हूं कि वो एक कौमी फरीजा अदा कर रहे हैं, उस पर किसी किस्म की नेगेटिविटी किसी भी पार्टी से, किसी तरफ से भी नहीं आनी चाहिए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, हमने
पहले हम रेंजर्स को यहाँ लेके आए। 21वीं तरमीम जो हुई वो भी आई वुड से कि इट वाज प्रेजेंट आसिफ जरदारी जो उस वक्त हुआ। बेसिकली मैं चाहता हूँ, जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इट शुड नॉट बी डायरेक्टेड टू वन प्रोविंस। मैं ये समझता हूँ कि एक आपके थ्रू अभी कि जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर, ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगा। मैं ये समझता हूँ ये टेररिस्ट पूरे मुल्क में हरकत करेंगे। और आप देखेंगे उनका वाज़िया मैसेज है कि पेशावर में पिछले साल ही दिसंबर में उन्होंने ये किया जिसे हमारे उन्होंने 145 बच्चे शहीद कर दिए, और आज देखें कि दिसंबर में ही उन्होंने। ठीक है रहमान मलिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी आवाज़ में हमें सुनने में कुछ दुश्वारी ज़रूर रही। साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या कराची में जो आज पेश आया, उसके हवाले से एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जिसके बाद आकर हुकूमत वक्त के मिनी बजट की बात करेंगे, जिसके तहत अब 40 अरब रुपए के करीब टैक्सों और डिफरेंट ड्यूटीज़ की मद में इजाफा कर दिया गया है। अवाम पर यह बोझ यकीनन डाला जाएगा। उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज जब भी अपनी कामयाबियों की फहरिस्त गिनवाती है तो उसमें सर फहरिस्त वो गर्दानती है अपनी माशी पॉलिसियों को। मईशत को सही समत में डालने की ये हुकूमत दावेदार है। ताहम ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं, इसके लिए आपको गुज़श्ता रोज़ यानी पीर के रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायज़ा लेना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने बताया कि IMF की जानिब से जो दिए गए अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हुए, जिसके बाइस अब 350 से ज़ायद अशिया पर 40 अरब के टैक्स, इसी तरह दरामदी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में इजाफा कर दिया गया है उनकी शरह में। डार साहब के बकौल इस इजाफे का आम आदमी पर हरगिज़ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस फहरिस्त को देखें जो 350 अशिया की है तो इसमें खाने पीने की अशिया हैं, पहनने की अशिया हैं, यानी हर आम इस्तेमाल की ऐसी बहुत सी अशिया हैं जो बहरहाल आम और ख़ास दोनों तरह के लोगों के इस्तेमाल में आती है। तो अब ये जो 40 अरब के टैक्सों ड्यूटीज़ की मद में इजाफा किया गया है, इसको हम मिनी बजट शुमार करें या फिर हम ये समझें कि IMF की पॉलिसियों के बोझ तले जो हुकूमत दबी हुई है उसके पास वाहिद रास्ता ही ये था। इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद साहब के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू हैं हारून अख्तर साहब। हारून साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। सर, ये एतराफ़ किया इसहाक़ डार साहब ने कि IMF के टारगेट्स अचीव नहीं हुए, फिर आप कहते हैं कि जी हमारी तो माशी पॉलिसियाँ बड़ी अच्छी हैं, तो कहाँ हुकूमत नाकाम हो गई? माशी पॉलिसी इसलिए अच्छी है, मैं कता कलामी मुझे बताया जा रहा है अनअवॉइडेबल एक ब्रेक लेनी है। जी मैं हारून अख्तर साहब, इसका जवाब नाकाम हुई हुकूमत नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू हारून अख्तर साहब, जिनसे मैंने ब्रेक से पहले सवाल रखा था कि हुकूमत एक जानिब तो कहे जी हमारी माशी पॉलिसीज़ मिसाली हैं, फिर इसहाक़ डार साहब एतराफ़ करें कि IMF के अहदाफ हासिल नहीं हुए, तो कहाँ नाकाम होगी सर हुकूमत? नहीं जी, हुकूमत की बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं। आप देखिए कि 2.5 साल पहले हम किधर खड़े थे और आज किधर खड़े हैं। आप देखिए कि उस वक्त हमारे रिज़र्व्स की क्या हालत थी। हम कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स मिला के $11 बिलियन पे खड़े थे, आज हम $20 बिलियन पे हैं। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 8.8% था, आज हम 5.3% अचीव कर चुके हैं और 4.3% हमारा टारगेट है इस साल का जो इंशाअल्लाह ताला उसको अचीव कर लेंगे। आपके इंटरेस्ट रेट्स 12-13% पे खड़े हुए थे, डिस्काउंट रेट जो अभी 6% पे है। आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट जो है वो 10% पे खड़ा हुआ था, आज 3.5% है टेक्सटाइल के लिए और बाकी एक्सपोर्टर्स के लिए 4.5% है। तो बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। लुक एट आवर रेटिंग। अब ये 40 अरब के टैक्स मैं बताता हूँ। देखिए IMF के पास हम गए क्यों? IMF के पास इसलिए गए कि हमारे जो है एक डेंजरस लेवल पे रिजर्व आ चुके थे और हमने आगे पीपल पार्टी के दौर का बोरो किया हुआ $4.6 बिलियन रिटर्न करना था। लिहाजा इसलिए हम IMF प्रोग्राम में आए और IMF प्रोग्राम में आने की वजह से हमें स्टेबिलिटी आई, हमारी रेटिंग्स ठीक हुई और इसी की वजह से हमें डोनर एजेंसीज बड़े अच्छी टर्म्स में लोन देते हैं। अभी आपने देखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारा $1.4 बिलियन अप्रूव किया एट 1.5% ओवर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। 5 साल का ग्रेस पीरियड एंड देन स्प्रेड ओवर 25 ईयर्स। दीज आर इजी इंस्टॉलमेंट्स। इसी तरह वर्ल्ड बैंक का भी हमने $500 मिलियन का लोन जो है वो साइन किया है विच इज़ ऑल्सो 2% एंड स्प्रेड ओवर 20 to 25 ईयर्स। लिहाजा अब जब आप IMF के साथ जाते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी नहीं होती जो हमारे मुल्क के लिए ख़राब होती हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक फिस्कल डेफिसिट ऐसी लेवल पे पहुँचे
جو آپ کی انفلیشن کو کنٹرول کرے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بھی آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور ریونیو کے ٹارگیٹس ہیں وہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنے کے لیے. ہمیں تعین اسی بات کا کرنا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ حکومت کی کسی ناقص پالیسی کا نتیجہ ہے یا ملک کے لیے اشد ضروری ہے. میں پورا جو لوگ اکانومی سمجھتے ہیں نا جماعت، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسک آئیڈیا ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنے کے لیے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ آج پاکستان کی انفلیشن جو ہے 1.6% ہے. یہ انفلیشن وہ ہے جو 12-13% پہ تھی 2.5 سال پہلے. آپ سوچ سکتے تھے کہ پاکستان جیسی کنٹری میں 1.6% انفلیشن ہوگی اور آپ کا اکتوبر کا ہول سیل پرائس انڈیکس -2.66% ہے. دس از دا اسٹیبلٹی وی ہیو اچیوڈ. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ آپ کے بڑے اسٹرنجنٹ ٹارگیٹس تھے، بڑے لافٹی ٹارگیٹس تھے. آپ کا 20% آپ نے ریونیو گروتھ کرنی ہے اس سال میں، ان سپائٹ آف دا فیکٹ کہ پہلے 2 سال میں ملا کے آپ 33% گروتھ کر چکے ہیں. آپ کا بیس بڑھ چکا ہے، اس سے اوپر 20% کرنی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کریش کر گئی ہیں، پیٹرول پرائسز کریش کر گئی ہیں، آپ کی ایڈیبل آئل کی پرائسز کریش کر گئی ہیں. اب امپورٹ سٹیج پہ آپ کا سیلز ٹیکس لگتا ہے، دیٹ از ویلیو ایڈڈ، وی اے ٹی موڈ پہ لگتا ہے. تو جب وہ پرائسز کریش کی ہیں تو آپ کا سیلز ٹیکس کی کلیکشن بھی گری ہے. انکم ٹیکس میں آپ پورے تھے پہلے کوارٹر میں، آپ کسٹم ڈیوٹی میں پورے تھے، آپ نے سیلز ٹیکس میں لوز کیا اور جو سیلز ٹیکس میں لوز کیا ہے وہ آپ نے ریکور کرنا ہے. بٹ میں آپ کو ایک اچھی نیوز دینا چاہتا ہوں کہ اکتوبر کے مہینے میں ایف بی آر کے ٹارگیٹ تھا گروتھ کا، ریونیوز کا 20%، وی اینڈڈ اپ وتھ 22.5%، اور نومبر کا ٹارگیٹ گروتھ کا تھا 20%، and yesterday we ended up with 28.5%. This is a great achievement. ٹھیک ہے. اب ذرا واپس آ جائیں نا، آپ نے کہا مالیاتی خسارہ بیسکلی اس کو پورا کرنا ہے to help inflation, to contain the fiscal deficit. یہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، یہ آپ کے fiscal deficit کو کنٹین کرے گا، جو مہنگائی کو کنٹین کرے گا. اور مہنگائی سب سے بڑا عذاب ہوتی ہے غریب آدمی کے لیے. اس پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ درآمدات کے حوالے سے حکومت نے جو ایکسچینج ریٹ پالیسی بنائی وہ بڑی ناقص تھی، اس نے بیک فائر کیا، تو اب حکومت کو اور حل ہی نہیں تھا. میں اب آپ کو یہ بتاؤں. اچھا دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا روپیہ سٹرونگ ہے اور کیونکہ آپ کا روپیہ سٹیبل ہے، اس وجہ سے آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں. اور اسٹیٹ بینک نے ہمیں ایک لسٹ بھیجی تھی 1413 ایسے آئٹمز پہ جس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائیں، کیونکہ آپ کو جو بیلنس آف پیمنٹ میں فائدہ تھا لوور آئل پرائسز سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. یہ لگژری آئٹمز جو ہیں یہ ڈمپ ہو رہی تھی. 1400 آئٹمز پہ ہم نے ویسی ریگولیٹری ڈیوٹی لگانی تھی، بٹ ڈار صاحب نے اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف ابھی 350 آئٹم پہ لگائیں گے. اور یہ وہ آئٹمز ہیں جو ٹوٹلی لگژری ہیں، جو پاکستان میں ڈمپ ہو رہے تھے، امیر آدمیوں کے لیے تھے. اس پہ کون سا غریب آدمی افیکٹ ہوگا؟ اب جو آدمی ناشپاتی باہر سے امپورٹ کر کے کھا رہا ہے اس پہ اگر ڈیوٹی لگا دی یا ناشپاتی بنیان کے اوپر بھی ٹیکس ہے جی، بنیان بھی شامل ہے اس لسٹ کے. تو بنیان پاکستان میں بنتی ہے، یہ تو پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بھی بڑا اچھا ہوا ہے. کوئکلی ایک کامنٹ صرف لے پاؤں، ڈاکٹر اکمل حسین ماہر معاشیات ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے. کوئکلی اگر آپ مجھے بتائیں یہ 40 ارب کا اضافہ ٹیکس کی صورت میں، اس کی کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن ہے یا اکنامک مس مینجمنٹ کا یہ نتیجہ ہے؟ یہ ایک ڈیسپریٹ اور ارجنٹ امپیریٹو کے نتیجے میں لگایا گیا ہے جی مختلف امپورٹ ڈیوٹیز، کیونکہ حکومت نے جو اینٹیسپیٹ کیا تھا ریونیو وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب اس کے 2 آنسر ہیں. ایک تو یہ کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل ڈیوٹیز لگی ہیں بہت سے آئٹمز پہ وہ لگژری آئٹمز پہ لگی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز لگانے کا. مگر دیکھیں نا، یہ ہم ایک پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، جب آپ نے ٹیکسیشن کرنی ہے لوگوں کے اوپر تو یہ بہت ضروری ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ ڈسکس ہو، اور یہ بجٹ سیشن کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے. ایکسٹرا پارلیمنٹری ایکشن انہوں نے کیا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منسٹری آف فائنینس میں ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے سال کی ایسٹیمیٹ کر سکیں کہ ہمارے اخراجات کتنے ہوں گے اور ہماری ریونیوز کتنی ہوں گی، اور پھر اس کو مینج کر سکیں. یہ جو ان کی مینجمنٹ کیپیبلٹی کی کمزوری ہے یہ ظاہر ہو رہی ہے اس ٹیکسیشن سے. بذات خود اس ٹیکسیشن میں کنسپچولی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ضرور لگائیں ریگولیٹری ڈیوٹی، مگر سال کے شروع میں لگانی چاہیے تھی نا، بجٹ سیشن کے دوران ڈسکس کرنا. ڈاکٹر اکمل بہت بہت شکریہ. ہمارے صاحب ہارون صاحب، ایکسٹرا
पानी इकदाम एक्स्ट्रा जुडिशियल तो हमने सुना पार्लियामेंट ने जो हमें इजाजत दी है उसके मुताबिक हमने लगाई है। पार्लियामेंट ने ये हमें रेगुलेटरी ड्यूटी इजाफी लगाने की इजाजत दी हुई है, एफबीआर को दी हुई है, बट एफबीआर फॉर अबंडेंट प्रिकॉशन ईसीसी के पास लेके गया है, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट बॉडी है टू डिसाइड द इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसको डार साहब एक्स्ट्रा पार्लियामानी नहीं है। नॉट एट ऑल। अच्छा, तकरीबन एक चीज जो है वो पार्लियामेंट ने हमें इजाजत दी थी इसके ऊपर। जाते जाते मुझे अगर आप ये बता दें, आम आदमी पाकिस्तान मटन तो पहले ही नहीं खा सकता, मुर्गी के ऊपर 1% इजाफी ड्यूटी, तो मुर्गी पाकिस्तान मुर्गी से भरा हुआ है। पाकिस्तान की मुर्गी जो नहीं खाता और उसको बड़ा शौक है पेरिस से मुर्गी मंगवाने का, तो उस पर ड्यूटी लगाने को आपको क्या इतराज है? क्रिटिसिज्म होगा कि पाकिस्तान में जो लोग मुर्गी का बिजनेस कर रहे हैं उनको फायदा देने, नॉट एट ऑल, किसी को फायदा नहीं देने के लिए, ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए है। और वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है इन लग्जरी आइटम्स में जो डंप किए जा रहे थे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट हो रही थी, और ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी डिसीजन है। चले, मैं जाते जाते कि 1 जून पर अगर पेट्रोल 75 रुपए का था और अभी भी वो 73 रुपए कुछ पैसे का है, आपके इंपोर्ट बिल गिर गए हैं, अवाम तक फायदा नहीं जाता। अवाम तो ये देखते हैं जी 40 अरब का मजीद एक फिगर आ गया, तो अवाम मुस्तकबिल करीब में भी बेनिफिट आने की तवक्को ना रखे। पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में अपनी पेट्रोल प्राइसेस 42% गिराई हैं। बांग्लादेश ने पिछले 2 सालों में अपनी पेट्रोल प्राइसेस 2% गिराई हैं। इंडिया ने पिछले 2 साल में अपनी पेट्रोल प्राइसेस 17% गिराई हैं। आज के दिन इंडिया की पेट्रोल प्राइस हमसे 35% ज़्यादा है। आज के दिन बांग्लादेश की पेट्रोल प्राइस हमसे 65% ज़्यादा है। तो पाकिस्तान पूरे रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। बहुत शुक्रिया। हारून अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था आम आदमी हरगिज़ मुतासिर नहीं होगा इन इजाफी ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में, और मुर्गी पाकिस्तानी अवाम सिर्फ पाकिस्तानी खाएं। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और उसके बाद आके बात करेंगे पेरिस में होने वाली एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पेरिस में एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें 195 ममालिक के लगभग 150 के करीब सरबराहान शामिल हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पर नाम है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015, और इसको उर्फ़ आम में COP21 के नाम से ताबीर किया गया है। बुनियादी तौर पर ये तमाम सरबराहान ममालिक वहाँ जमा हैं माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए एक मुश्तरका आलमी हिकमत अमली बनाने के लिए। और जो बुनियादी एजेंडा रखा गया है इसमें वो ये है कि प्री इंडस्ट्रियल जो एरा है उसके मवाजने में आलमी दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़े। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इन तमाम सरबराहान को, बड़ी बड़ी शख्सियात को एक हिकमत अमली बनानी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की, माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी तनाजुर में ये कितना बड़ा और संजीदा मसला है, और फिर पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर, मेरे आप अवाम की सतह पर इसकी आगाही किस कदर है, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं एक बैनुल-अक़वामी तंजीम हेनरिच बोल फाउंडेशन की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, मोमी सलीम साहिबा। मोमी साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले आसान अल्फाज में अगर हम बात करें, ये जो पूरी दुनिया के सरबराहान पेरिस में जमा हो गए हैं, हो क्या रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़ को कोई एक ख़तरा लाहक है क्लाइमेट चेंज से, इसलिए सब जमा हो गए, या ये कोई ऐसा फिनोमिनन है जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है? सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ को ख़तरा लाहक हो गया है या डेवलपिंग कंट्रीज़ को लाहक हो गया है, तो मैं सबसे पहले इसी बात से आगाज़ करूँगी। वो ये कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो कि किसी जोग्राफ़ी या किसी नेशनल बाउंड्री पे नहीं है। सो इट इज़ अक्रॉस ग्लोब जो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो ये है कि आज से 22 साल या 21 साल पहले जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आगाज़ हुआ, तो उसमें ये चीज़ जो सामने रखी गई टेबल पे वो यही थी कि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें जो एनवायरनमेंट का पिलर है उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो उस पिलर को इन्हांस या उस पिलर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ शुरू हुई। अब जैसे जैसे आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान में या आप डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ को
کو دیکھیں تو ان کو کلائمیٹ کے امپیکٹس بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ فلڈز، آپ کو ہر سال آپ کے پاکستان میں ایک فلڈ آتا ہے، اور گلوبلی جو ہے اس کی رینکنگ کی جاتی ہے کہ کون سی کنٹری سب سے زیادہ ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج سے. پاکستان پچھلے 5 سال سے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے. یعنی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات خدا نہ خواستہ خطرناک جو ہیں، پاکستان کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں اس میں. بالکل. اب یہ جو ایجنڈا رکھا گیا یہاں پر کہ جی 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گلوبل ٹیمپریچر نہیں بڑھنا چاہیے، تو کیلیبریشن ٹرمز میں مجھے سمجھائیے کہ یہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ کیوں اہم ہے؟ بظاہر تو سننے میں بڑا سادہ سا لگتا ہے 2 ڈگری سینٹی گریڈ. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ ٹیکنیکلی اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو جس طرح سے نیچرلی ہماری ایک ایکالوجی ہے، اور وہ ایکالوجی جو ہے وہ ہمارے درخت ہیں، ہمارے آب و ہوا ہے، ہماری باقی بہت سی ماحولیاتی چیزیں ہیں جن کا بیلنس میں ہونا ضروری ہے. تو جیسے جیسے آپ کا یہ کلائمیٹ چینج، جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن جب آئی تو بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہوا میں آ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھتا گیا اور ہمارے جو ایکالوجی ہے وہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا. اب کیونکہ ایکالوجی کا بیلنس آؤٹ ہوتا جا رہا ہے تو جو آپ کے یہاں پہ لائف ہے اس کو تھریٹ جو ہے لاحق ہے. اور 2 ڈگریز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک سرٹن ٹیمپریچر ہے جس تک انسانی زندگی جو ہے، یا زندگی جو ہے، آپ پودوں کی بات کر لیں، اینیملز کی بات کر لیں، وہ رہ سکتی ہے. اگر اس سے ایکسیڈ کیا تو خدا نہ خواستہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں مطلب وہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں رہے گی جس کے اندر آپ کی بہت سے اینیملز ہیں، بہت سے پلانٹس ہیں جو آلریڈی کافی انسٹنکٹ ہو گئے. مطلب بہت سے ایسے ہیں پلانٹس جو اب ہمیں آج سے شاید 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے وہ تھے، اب وہ نہیں رہے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئلے سے بجلی بنا لیں گے، سستی ہوگی. کوئلے سے بجلی بناتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے. نہیں بناتے تو مہنگی بجلی بنانی پڑتی ہے، اس پر تنقید ہوتی ہے، گروتھ کا راستہ رکتا ہے. اب وزیر اعظم بھی وہاں گئے. تو پاکستان جیسا ترقی یافتہ پذیر ملک کیا پلیج کر سکتا ہے، کرے کیا کہ اس کی گروتھ بھی نہ رکے، ماحول بھی خراب نہ ہو؟ آئی تھنک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ کلائمیٹ فائننسز ہیں، وہ آپ کی لاس اینڈ ڈیمیج کا، یعنی وہاں سے پیسے آئیں، ہم ٹیکنالوجی اپ گریڈ کریں، ٹیکنالوجی آئے، وہاں سے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہو. کیونکہ ہمارے ادھر بہت زیادہ ایشو جو ہے فی الحال وہ ہم لوگوں کی گورنمنٹ کے لیول پہ کیپیسٹیز کا بھی ایشو ہے. بالکل ٹھیک. I have to conclude it there. بہت شکریہ مومی سلیم صاحبہ. جیسا کہ مومی صاحبہ بتا رہی تھی ہمیں، پاکستان ناظرین ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے لیے جو موسمیاتی تبدیلی کا فنومنن ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اب عالمی سطح پر یہ اتفاق ہے کہ جو اثرات ہوں گے خطرناک گلوبل وارمنگ کے، ان سے غریب اور کمزور ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو پاکستان کو حکومتی سطح پر اپنی کاوشیں زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے، عوام میں آگاہی زیادہ دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ ریلائزیشن ہو کہ یہ ایک فنومنن ہے جس کا اندازہ ہمیں رکھنا ہے، آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے، اور پھر اپنا کیس اتنا اسٹرانگلی پریزنٹ کرنا ہے کہ جو ہمیں ٹیکنالوجی کی مد میں، اس کی اپ گریڈیشن کی مد میں پیسے ملنے ہیں ڈیولپ کنٹریز سے، وہ بھی حاصل کرنا ہے. وہ بھی بہت ضروری کام ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی سٹوریز اور ایشوز کے ساتھ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.